तो आज का जो सत्र है हमारा वैदिक बीजगणित से प्रारंभ होगा। इसमें सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि वैदिक बीजगणित होता क्या है, बीजगणित होता क्या है। इसके बाद कुछ सूत्रों को देखेंगे, उसके बाद कुछ आचार्यों को देखेंगे। चलिए, तो ये सब मैं आपको पिछले सत्र में करवा चुका हूँ। थोड़ा-सा एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं जल्दी-जल्दी। ये सब मैं आपको करवा चुका हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि संख्याओं का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो हमें यजुर्वेद में मिलता है 1 से 10 खरब तक, ठीक है? इसके बाद एक जगह वाजसनेयी संहिता में आया है प्रज्ञानाय नक्षत्रदर्शी। तो मैंने आप लोग को ये पिछले पिछले सत्र में भी बताया है कि प्रज्ञानाय नक्षत्रदर्शी ये जो है यहाँ पे नक्षत्रदर्शी शब्द जो है वो ज्योतिषी के लिए कहा गया है ना? दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन? प्रज्ञानाय नक्षत्रदर्शम यादसे गणकम्, है ना? तो अच्छा यहाँ गणक शब्द नक्षत्र देखने वाला पर्यायवाची ये उसका विशेषण है और गणक का मतलब जो गणना करे, जो काउंटिंग करे। तो पुराने समय में हमारे प्राचीन समय क्या आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व तक गणक शब्द बहुत प्रचलित था। है ना? इसके बाद आगे राशि विद्या पुराने हमारे इन ग्रंथों में उपनिषद आदि और कुछ ब्राह्मण ग्रंथों में भी राशि विद्या मिलता है अंकगणित की जगह पर। तो अंकगणित की विशेषता को बताते हुए यहाँ ये कह रहे हैं कि मंद बुद्धि व्यक्ति जिन प्रश्नों को अंकगणित की सहायता से हल नहीं कर सकता, उस उनको बीजगणित अच्छा बीजगणित की प्रशंसा कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसको बड़े-बड़े उसको गुणा कर उसको बड़े अंक के साथ बड़े-बड़े अक्षरों का गुणा नहीं कर पाता। तो बीजगणित पे हम क्या करते हैं, बीजगणित में हम मान कर देते हैं, भई हम बोलते हैं चलो एक एग्ज़ाम्पल ले लो, x रख लो इस डिजिट की जगह पे, फिर x का वैल्यू निकाल लो। तो ये थोड़ा-सा आसान हो जाता है, ठीक है? इसके बाद हमने ये सब देख लिया था पिछली कक्षा में ही। आगे बीजगणित के अर्थ, तो प्राचीन समय में बीजगणित के 4 अर्थ थे, है ना? आपसे आपसे पूछा जाएगा, आपसे इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं कि बीजगणित का परिचय दे वैदिक बीजगणित का परिचय देते हुए, है ना? बीजगणित के शब्द अर्थों को परिभाषित कीजिए। तो इस तरह से आपको बताना पड़ेगा कि एक वर्ण समीकरण क्या होता है, अनेक वर्ण समीकरण क्या होता है, मध्यमा हरण क्या होता है और भावित। तो जो आपको अपने हिसाब से जो उपयुक्त लगे, आप 1-2 उदाहरण दे सकते हैं, है ना? और परिभाषाएँ जो है, इसमें जो परिभाषाएँ अगर संस्कृत का आपको याद रहे तब तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, आप उनका उदाहरण दीजिए, ठीक है? ये मैथ्स वही है जो हम मॉडर्न टाइम में पढ़ रहे हैं, बस यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम उसको वेद से देख रहे हैं, ठीक है? वेद में जहाँ-जहाँ आया, पुराणों में, आख्यानों में, वहाँ से हम देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आर्यभट्ट ने एक जगह पे ये बताया था, मैंने आपको कल भी बताया था, उन्होंने जो वर्णमाला है हमारी, जैसे कि हमारी वर्णमाला होती है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जैसे कि वर्णमाला में हम करते हैं ना क, ख, ग, घ, अंग, तो ये जो वर्णमाला है, इसमें इन्होंने क्या किया, जैसे ये है क, है ना? ख, ग, तो इसको क को दे दिया नंबर 1, ख को दे दिया नंबर 2, ठीक है? इस तरह से सारे क से लेकर के म तक इन्होंने 1 से 25 नंबर दे दिए। उसके बाद आए हमारे स्वर, यहाँ देखिए स्वरों को इन्होंने इस तरह से दिया, अ को दे दिया 10, ई को दे दिया 100, उ को दे दिया 10,000, है ना? सब में 2-2 जीरो क्रमशः बढ़ाते जाइए। उसके बाद वर्णमाला में अगर आप देखेंगे तो क से म तक के बाद आता है य, है ना? र, ल, व ये सारे वर्णमाला में आते हैं। श, स, ये श, फिर स, ह, ये सारे अक्षर आते हैं वर्णमाला में। क्ष ज्ञ नहीं होता क्योंकि वो संयुक्त व्यंजन है। तो य को इन्होंने कह दिया कि यह है 5 क्योंकि य को अंगा का समतुल्य माना, इसका समतुल्य मान लिया। ठीक है? ये आपसे पूछा जा सकता है, परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, आपको आपके असाइनमेंट में भी पूछा जा सकता है। तो आपको अगर वर्णमाला याद हो तो आपको इस तरह से बना कर के 2-3 उदाहरण दे देने हैं, है ना? तो या को 5 मान लिया, उसके बाद म आया, क्योंकि म क्यों लिया या के बाद म इसलिए लिया क्योंकि म भी इन्होंने पहले यहाँ पे बता दिया था, ठीक है? म को यहाँ पे इन्होंने 25 मान लिया,
उसके बाद र, ल, व, श, ये सारा आप सीक्वेंस से देख लेंगे। इसको उन्होंने 40 से 100 तक लेकर के गए। उसके बाद पहले कुट्टक शब्द इसके लिए प्रचलित था ना, ये मैंने आपको बताया ना, ब्रह्मगुप्त के समय में इसको कुट्टक बोलते थे, बीजगणित को। इसके बाद आज हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे कि वैदिक वैदिक सूत्र, बीजगणित के जो वैदिक सूत्र हैं यहाँ से लेंगे। सबसे पहले हम एक कुछ सूत्रों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे परावर्त्य योजयित, है ना? तो परावर्त्य योजयित का मतलब होता है, परावर्तन मतलब होता है किसी चीज का रिफ्लेक्शन, है ना? या किसी चीज को उल्टा कर देना। रिफ्लेक्शन या किसी चीज को उल्टा करके उसको जोड़ना। एक सेकंड में साथ-साथ में चैट ओपन कर लेता हूँ, अगर आप लोग को किसी को कोई समस्या हो तो आप चैट पे लिखिएगा, है ना? या तो नहीं तो क्लास के एंड में पूछिएगा, बीच में नहीं। ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है? ओके। तो परावर्त योजित ये सूत्र कहता है कि देखिए, ये सूत्र आता है 2 चीज़ में, सामान्य अर्थ है पक्षांतर और अनुप्रयोग, ठीक है? और यह सूत्र साधारण प्रक्रिया में पक्षांतर के लिए प्रयोग होता है और इसके अतिरिक्त इस सूत्र का उपयोग बीजगणित एवं अंकगणित दोनों में भाग विधि में किया जाता है। तो भाग विधि में भागफल एवं शेष को ज्ञात करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, पक्षांतर क्या होता है? तो पक्षांतर का मतलब होता है किसी समीकरण में दाईं ओर के अंकों अथवा बीजों को बाईं ओर विस्थापित करना, ठीक है? मतलब कि जो आपके राइट साइड रहेगा, उसको लेफ्ट साइड लेकर के आना। ये कहलाता है पक्षांतर। देखिए, पक्ष क्या होता है? आप लोगों ने शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष सुना होगा ना? महीने में हमारे 2 पक्ष आते हैं, 1 से 15, 1 से ऐसे तो नहीं होता, 1 से 15 नहीं होता, हमारी तिथियाँ होती है। 1 से 14 फिर आता है पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष, फिर 1 से 14 फिर अमावस्या, फिर कृष्ण पक्ष। तो पक्ष का मतलब हो गया 2 साइड, जैसे मंथ के 1 महीने की 2 साइड होती है ना, तो इसी तरह से हमारा एक समीकरण है। जैसे कि ये समझिए 5 का -2 बराबर 3। तो या तो इसको इधर ले आएँगे, है ना? फिर या और क वाली ये जो डिजिट है, ये क जो है इस तरफ चला जाएगा। तो इसी को कह रहे हैं कि पक्षांतर, ठीक है? अब ये एग्ज़ाम्पल भी दिखा रहे हैं। अब एग्ज़ाम्पल को यहाँ इन्होंने सॉल्व करके दिखाया है, तो इसको भी देख लीजिए। नियम आप सारा स्वयं पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ बहुत बड़ा नहीं है, सारा मैं पढ़ूँगा तो बस एक तरह से पढ़ना ही हो जाएगा। मैं आपको एक समझाता हूँ। यहाँ इसके स्टेप्स बताए गए। स्टेप्स वही है जो हम मैथ्स में मॉडर्न टाइम में फॉलो करते हैं। हम यहाँ पे मैथ्स नहीं सीख रहे हैं, है ना? हम यहाँ ये देख रहे हैं कि किस तरह से हमें ये हमारे पुराने ग्रंथों में, ठीक है? ये सूत्र दिया हुआ है, ठीक है? सूत्रों को किस तरह से परिभाषित किया गया है, मतलब हमारे पुराने ग्रंथों में भी इस तरह के नियम थे। हम इनको समझ रहे हैं। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने इस तरह से बताया कि एक एग्ज़ाम्पल लिया, 5 का -2 बराबर 3। तो अब ये कह रहे हैं कि क के पदों को एक साथ एवं अंक पदों को एक साथ रखना होगा। तो आप क्या करेंगे? 5 का -3 का, ठीक है? तो उन्होंने कहा +2। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई आपको ये करना है कि क वाले को एक साथ रख लेना है, तो ये था इससे ऊपर, ये क है, तो इस क वाले को हम यहाँ लेकर के आ गए, है ना? ये सब आप लोग जानते ही हैं मैथ्स के टर्म। तो ये यहाँ पे प्लस में था, तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया 5 का -3 का बराबर +2, ठीक है? इसके बाद ये कह रहे हैं 3 क का पक्षांतर करते हुए उसके धनात्मक चिन्ह को परिवर्तित करके ऋणात्मक करना होगा। धनात्मक मतलब प्लस, ऋणात्मक मतलब माइनस। तो ये जो प्लस था उसको माइनस करना होगा, तो इस 3 को हम इधर ले आए तो ये हो गया, ये माइनस, ये वाली बात हो गई। उसी प्रकार -2 का पक्षांतर करते हुए ऋणात्मक करना होगा, है ना? तो ये -2 ऋणात्मक था तो इसको धनात्मक करना होगा। ये जो यहाँ पे -2 है, ये -2 जब इस तरफ आएगा तो +2 हो जाएगा। ठीक है? समझ रहे हैं ना आप लोग? समीकरण जो है हमारा, देखिए समीकरण वो ये है कि 5 क, ठीक है? 5 क, उसके बाद -2 बराबर 3 क। तो -2 बराबर 3 क। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई क वाली संख्याओं को एक तरफ ले आओ। तो क वाली संख्याओं को एक तरफ ले आए तो ये 5 क हुआ, है ना? तो इधर से ये प्लस में है तो ये इधर आ गया तो 3 क हो गया। अब ये जो -2 है, ये जब पक्षांतर होगा, ये पक्ष है हमारा। पक्ष मतलब दूसरी साइड, पक्ष मतलब साइड। जब ये इस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? -2 का ये हो जाएगा +2, ठीक है?
अब उसके बाद बता रहे हैं आगे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है? फिर ये कह रहे हैं कि इसके बाद फलतः उत्पूर्ण प्रक्रिया को निम्न क्रम से समझेंगे। अब इसको माइनस कर देंगे तो 5 में से 3 ये 2 का हो गया और इधर प्लस का था तो प्लस का सिंबल नहीं लगा रहे तो 2 हो गया। तो क अब ये इधर 2 का क के साथ मल्टीप्लाई है ना, तो ये इधर जाएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा। तो ये हो गया, ये अगर सॉरी ये हो गया क और क को उधर ले गए तो 2/2 हो गया, है ना? तो क बराबर 2/2 ये 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 क बराबर 1 हो जाएगा। इसमें कोई बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आपको तो लग रहा होगा कि ये तो हमें आता है, तो सर हमें क्यों समझा रहे हैं? तो आपको आप मॉडर्न वाला एग्ज़ाम्पल इसमें नहीं दे सकते अपनी परीक्षा में। अगर चाहे परीक्षा आप इसको बना करें या असाइनमेंट करें, आपको मॉडर्न एग्ज़ाम्पल देने से बचना है। आपको कोशिश करना है आप वहाँ पे हिंदी वर्णमाला के अंकों का ही प्रयोग करें। जैसे क, ख, ग, घ है तो इन्हीं अक्षरों का प्रयोग करें। ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आप एक इस तरह से बता कर के और इनके स्टेप्स भी लिखिएगा। किस किस तरह से स्टेप्स बताएँ, उसी तरह से आपको एक सॉल्व करके भी दिखा देना है। उसके बाद सेम उसी तरह का यहाँ पर भी दिया गया है, आप इसको देख लेंगे, ठीक है? कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है प्रक्रिया। आप ये प्रक्रिया को पढ़ेंगे, यहाँ पे साथ-साथ में सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है? आपको पता चल जाएगा, किस तरह से ये है। आपको देख कर के लग रहा होगा ये 100 कैसे हो गया? तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं, वहाँ पे 10 + 10 हो गया, फिर उसके मल्टीप्लाई 5 हो गया, तो ये 100 हुआ, ठीक है? आपको ये सारी प्रक्रिया पढ़कर कि आपको इतना जटिल एग्ज़ाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सामान्य एग्ज़ाम्पल भी ले सकते हैं परीक्षा में। उसके बाद दूसरा सूत्र आ गया गुणित समुच्चय हाँ, है ना? गुणित समुच्चयों का मतलब होता है जितने भी उसके समुच्चय समुच्चय बोलते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं आप लोग फैक्टर, है ना? तो इसको समुच्चयों का गुणित, है ना? समुच्चयों का मल्टीप्लाई करके जो उसका फाइनल आंसर आता है वो, ठीक है? अब देखिए कैसे कर रहे हैं, एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि मान लेते हैं 2x + 1 को तथा 3x + 5 2 गुणनखंड है, 2 हमारे पास फैक्टर है। अब इसका गुणनफल जो है इसका आंसर होता है 6x² + 13x + 5 ठीक है? तो आप क्या करेंगे आप यहाँ पे क का भी उदाहरण ले सकते हैं 2 क + 1 3 क + 5 ठीक है? x की जगह क मान रख दिया। तो अब ये सूत्र क्या कहता है गुणित समुच्चय कहता है कि आपकी ये जो संख्याएँ हैं, आपको इनको जोड़ लेना है, समुच्चय कर देना है। समुच्चय मतलब जोड़ देना है, ठीक है? तो 6, 13 और 5 इसको हमने जोड़ लिया तो ये हो गया 24 क्योंकि जब यहाँ पे x समान होगा तो करेंगे हम इस तरह का नियम। फिर इसके बाद जो गुणनखंड है 2x + 1 और 3x + 5 तो इनको भी जोड़ लेंगे, है ना? तो 2 1 हो गया हमारा 3 और 3 और 5 हो गया 8 ठीक है? तो हमारे पास कौन-कौन सी डिजिट आ गई? हमारे पास हो गई 24 हमारे पास हो गया 3 और हमारे पास हो गया 8 ठीक है? तो अब इन इन दोनों का गुणनखंड कर देंगे, ये जो फैक्टर्स आए थे 8 और 3 का कर दिया तो ये हो गया 24 अब देखिए 6 + 13 + 5 ये जो था इसके बाद ये इसको हम एक साइड में रखेंगे और 8 तिया 24 इसको हम एक साइड में रखेंगे बराबर 24 ठीक है? समझ में आ रहा है ना आप लोग को? जोड़ करके देखिए 13 6 19 5 24 और 8 तिया 24 तो इस तरह से आप एक स्वयं से भी एक उदाहरण लेकर के इसको हल कर सकते हैं। चलिए, आप इसको मॉडर्न के कुछ सूत्रों में भी लगा कर के देखिए कि क लग रहा है नहीं, काम आ रहा है या नहीं, ठीक है? आप लोग को कोई भी प्रश्न है यस सर, ओके। कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है, आपको लग रहा है कि हमें ये पूछना चाहिए, तो आप चैट पे लिखिए या कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये जो आपका पाठ्यक्रम चल रहा है ना ये पाठ्यक्रम आपको कहीं ऐसा कोर्स डिटेल कोर्स नहीं मिलने वाला। कहीं आप जाकर के आप सोचिए कि मैं यूट्यूब में डाल दूँ, इग्नू सर्टिफिकेट इन वैदिक गणित और पूरा कोर्स किसी ने डिटेल में समझाया, आपको इस तरह से मिलेगा नहीं। तो ये जो आपका काउंसलिंग सेशन है, यही आपकी एक तरह से पढ़ाई है। इसके बाद आपको पुस्तक से स्वयं से पढ़ना होगा। तो अगर आपको जब मैं साथ-साथ में कराते चल रहा हूँ, अगर आपको कोई समस्या है तो पूछिए। किस तरह के प्रश्न बनेंगे, किस तरह से लिखना है, कुछ भी आपको इससे समस्या हो तो मैं उसी के हिसाब से आपको पढ़ाऊँ, ठीक है? आप चैट में लिख दीजिए जो भी आपकी क्वेरी है,
आप अनम्यूट करके नहीं बोलेंगे। चलिए, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आपका कोई मैसेज आएगा तो फिर मैं देख लूँगा। चलिए, इसके बाद आप लिख दीजिए जो भी हिंदी, इंग्लिश में जो भी आपकी क्वेरी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो अब हम आ जाते हैं लीलावती पे। तो लीलावती में कुछ सूत्र है स्टार्टिंग के। सूत्र क्या है? लीलावती में तो श्लोक है ना, तो उनकी कुछ व्याख्या दी गई है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? प्रश्न अगर हम प्रश्न की दृष्टि से पढ़ें, तो आपसे इस प्रश्न पूछा जा सकता है कि लीलावती में, है ना, बीजगणित का प्रयोग किस प्रकार से किया गया है, या लीलावती में रूप, स्थान, विभाग, खंड और इष्ट पांचों प्रकार की विधियों को उदाहरण सहित समझाइए। या लीलावती का परिचय देते हुए रूप गुणा, स्थान गुणा, विभाग गुणा को समझाइए। ठीक है? चलिए, तो अब मैं आपको ये इतने वो अच्छे से समझा दूँगा ना, शब्द का मीनिंग समझ-समझ के हम करेंगे। अगर आप शब्द का जैसे मीनिंग समझ जाते हैं, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? तो सबसे पहले थोड़ा-सा लीलावती का परिचय हम देख लेते हैं। खैर हमने पढ़ा हुआ है फिर भी, एक बार हम परिचय देख लेते हैं। तो अभी तक हमने बीजगणित का स्वरूप समझा है कि गणितीय लंबी प्रक्रियाओं को बीजगणितीय विधि से छोटा किया जा सकता है। अव्यक्त राशियों के गणितों को समझना सरल है। इस इकाई में भास्कराचार्य द्वारा लीलावती के कुछ प्रकरणों के माध्यम से आप देखेंगे कि अंकगणितीय प्रक्रिया को किस प्रकार सूत्रों के माध्यम से लिखा और समझा जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि इनका जो भास्कर ने ये जो लिखा, इनका समय लगभग 1150 ईस्वी और पुस्तक का नाम सिद्धांत शिरोमणि, ठीक है? और इनकी कुछ ये जो सिद्धांत शिरोमणि जो बुक है, इसके ही पार्ट है, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। लीलावती, बीजगणित, गोलाध्याय और ग्रहगणित, ठीक है? तो श्री गुणाकर मूल्य जो है, इन्होंने अपनी पुस्तक भास्कराचार्य में लिखते हैं कि भास्कराचार्य ने गणित के मूल 8 कार्य माने, है ना? क्या-क्या है? गणित में मैथ्स में बेसिकली क्या-क्या होता है? तो मैथ्स में बेसिकली होता है जोड़, घटाव, है ना? या आप लिख सकते हैं इस तरह से जोड़, घटाव, गुणा करना, भाग करना, वर्गमूल करना, वर्ग और वर्गमूल करना और घन और घनमूल करना। ये जो है मैथ्स के सबसे 8 मेन चीज़ें होती हैं जिनका वर्णन भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथों में किया है। ठीक है? अब ये सारा आप स्वयं से पढ़ लेंगे। एक बार मैं इसमें ये इम्पोर्टेंट बात है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि भास्कराचार्य लीलावती में एक अद्भुत बात बताते हैं कि इन सभी प्रक्रियाओं के मूल में 2 ही मूल परिक्रम है, जोड़ और घटाना है। बेसिकली वो मल्टीप्लाई और जो डिवीज़न होता है, गुणा और भाग को ये अलग से मैथ्स का टर्म नहीं मान रहे। ये कह रहे हैं कि गुणा और भाग करना एक मेथड है वो जोड़-घटाव करना ही, ठीक है? इन्हीं 2 मूल क्रियाओं में संपूर्ण गणित शास्त्र व्याप्त है। आजकल कंप्यूटर द्वारा बड़ी से बड़ी गणित गणनाओं को उत्तर थोड़े समय में मिल जाता है। इसमें सारी गणना वृद्धि और ह्रास के 2 चिन्ह प्लस माइनस के द्वारा होती है। इनमें विद्युत संकेतों में बदल दिया जाता है, सीधा प्रवाह जोड़ने के लिए, उल्टा प्रवाह घटाने के लिए, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए पद्यों की सोदाहरण व्याख्या। अब सोदाहरण का मतलब होता है उदाहरण सहित। तो सबसे पहले इसको आप कहीं रफली लिखते चलिए। एक कॉपी अपने सामने रखिए और रफली लिखते चलिए। अब हम सबसे पहले रूप गुणा को सीखेंगे कि रूप गुणा क्या होता है, ठीक है? चलिए, अभी तक तो कोई प्रश्न नहीं है। तो रूप गुणा क्या होता है? तो रूप मतलब क्या होता है? आप जैसे कि आप लोग जानते हैं ना रूप, जैसे मैं कहूँगा कि मेरा एक रूप है, आपका एक रूप है। तो रूप मतलब क्या हुआ? रूप मतलब हो गया किसी का रूप, किसी का चेहरा। तो मैथ्स के टर्म में रूप क्या हुआ? मैथ्स के टर्म में रूप हो गया जो अंक हमें दिख रहा है ना? यहाँ देखिए उम, यहाँ पर थे हम। हाँ, गुणक देखिए पहले तो ये बताते हैं कि गुणन क्या होता है ना? गुणक क्या होता है? इसको शब्दों को समझा रहे हैं कि एक होता है गुण्य, एक होता है गुण, है ना? जिसको गुणक कहते हैं। तो गुणक शब्द गुण आमंत्रित धातु से ल्युट प्रत्यय करने पर बनता है गुणनम। गुणनम का अर्थ है पर्यायवाची हननम। हननम का मतलब होता है किसी को मारना, खत्म करना, है ना? रूपों का भी प्रयोग मिलता है। हन्यात, हतः, घ्नंग, घात्य, हत्वा ये सारे जहाँ-जहाँ आएँगे इसका मतलब होता था मल्टीप्लाई, है ना?
तो अब ये बता रहे हैं कि भाई अगर मान लीजिए आपको 45 में 24 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो ये कह रहे हैं कि 45 में 24 से मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों को संस्कृत में जो शब्द इन्होंने रखा भास्कराचार्य ने, ये कह रहे हैं कि जिसमें गुणा किया जाए, है ना? 45 में गुणा करा जा रहा है तो वो है गुण्य। जैसे कि आप लोगों ने विशेष्य और विशेषण हिंदी में 2 शब्द पढ़े हो, है ना? विशेष्य और विशेषण। जैसे कि मैं बोल दूँ कि लंबा व्यक्ति, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है, वो होता है विशेष्य। और जो विशेषता बताई जाती है लंबा है, कैसा है, काला है, गोरा है, वो होता है विशेषण। उसी तरह जिसकी विशेषता बताई जाती है, वो होता है विशेष्य। उसी तरह जिससे गुणा किया जाता है, वो होता है गुण्य, है ना? यत् प्रत्यय हो गया। और जिससे जिससे किया जाए, वो होता है गुणक, ठीक है? मतलब जिसको आप ऊपर लिखते हैं, वो हुआ गुण्य और जिसको आप नीचे लिखते हैं, वो होता है गुणक, ठीक है? इतना समझ में आया? अब आपको कहीं-कहीं उपांतिम शब्द भी मिलेगा इसमें। तो उपांतिम उपांतिम के लिए आप ऐसा समझिए उपांतिम को ये कह रहे हैं सेकंड लास्ट, है ना? लास्ट के जो पास होगा वो होता है उपांतिम। उप मतलब समीप और अंतिम मतलब पास, ठीक है? अब आगे कह रहे हैं कि मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं। अब इसको आप समझिए। सबसे पहले हम रूप गुणा कह रहे हैं तो रूप गुणा को समझिए। रूप गुणा किस तरह से होता है? रूप का मतलब होता है जो हमें रूप दिख रहा है। अभी कह रहे हैं मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है 1, 2, 4, 3 ठीक है? अब इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 15 से, ध्यान से समझिएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इस तरह से आपको नहीं करना है, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि कह क्या रहे हैं। तो 1, 4, 3 में अब इसमें उपांतिम कौन-सा है ना? उपांतिम आपका हो गया जो लास्ट में डिजिट है उसके पास। तो 4 के पास कौन-सा है उपांतिम? ये 3 के पहले उपांतिम कौन-सा है? 4। 4 का उपांतिम क्या है? मतलब अगर हम ये मान लें कि 1, 2, 4, 3, 3 लास्ट है। मैंने जैसे आपको कहा ना सेकंड लास्ट, तो ये 4 उपांतिम हो गया। अगर काउंटिंग होता 1 टू 4 तो उपांतिम हो जाता 2, ठीक है? अब ये कह रहे हैं कि आपको करना क्या है? रूप गुणा बेसिकली होता क्या है? तो रूप गुणा होता है मतलब जो आपको रूप दिख रहा है, आपको जो सामने रूप दिख रहा है, ठीक है? तो जैसे कि मान लीजिए 1 टू 4 3 में आपको इसमें कोई फैक्टर नहीं करने, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड नहीं जोड़ने। ये कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि 15 को 3 से, है ना? यहाँ पे देखिए 1 टू 4 3 का अंतिम अंक 1 है, अतः उसको 15 से गुणा कर लेंगे। अभी कह रहे हैं 15 को पहले 1 से गुणा कर लो, तो 15 हो गया। देखिए यहाँ सॉल्व किया होगा, ये देखिए ये रहा। 15 को 1 से गुणा कर दिया आपने 15 हो गया। अब यहाँ पे 1 डिजिट छोड़ दो। अब कह रहे हैं 15 को 2 से गुणा कर लो, तो ये हो गया 30। यहाँ पे भी 1 डिजिट छोड़ दो। अब ये कह रहे हैं 15 को 4 से गुणा कर दो, यहाँ पे हो गया 60, ठीक है? फिर यहाँ पे भी 1 छोड़ देंगे। अब ये कह रहे हैं 15 को 3 से गुणा कर दो, तो ये हो गया 45, ठीक है? अब इसको आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पे हो गया 5, 4, 6 फिर 5 और 3 ये हो गया 8 और यहाँ पर हो गया आपका 1, ठीक है? यहाँ पे देखिए एक बार, सेम वही है जो मैंने बताया, ठीक है? तो रूप का मतलब होता है आपको जो रूप दिख रहा है उसमें क्वेश्चन में बस आपको उसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? अब इसको रूप नाम यही दिया क्योंकि हमें इसमें कुछ करना नहीं है, जो शब्द है उसमें बस एक-एक करके मल्टीप्लाई करना है, ऐसा भास्कराचार्य ने एक गुणा की विधि बताई थी, सरलतम विधि, ठीक है? अभी मॉडर्न टाइम में हम कैसे कर रहे हैं, इस साइड से ही आप लोग जान रहे हैं। आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप कहीं से भी करिए। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल दिया गया है, तो अब एक और एग्ज़ाम्पल मैं दूँगा तो कोई इसका फ़ायदा है नहीं। आप फिर भी आप स्वयं से करके देखिए हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे 6, 7, 8, 9 है, तो इसमें पहले हमें मल्टीप्लाई करना है 12 से। तो 6 से पहले 6 में 12 का कर देंगे 72 है ना? 12 से 6 कर देंगे 12 छीक 72 हिंदी में कराता हूँ मैं। इसके बाद अब फिर 12 से 7 से कर देंगे तो 12 सत्ते 84 12 7 जा 84 ठीक है? फिर यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, 0 नहीं तो आप डॉट लगा सकते हैं। उसके बाद 12 से कर लेंगे 8 में, है ना? 12 अट्ठे 96 12 8 जा 96 देन उसके बाद 12 में 9 है ना? तो 12 9 जा 108 नहीं 12 निम में कितना हाँ,
तो अब उसको यहाँ पे लिख रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया यहाँ पे, अच्छा सॉरी 5 था। ओहो! यहाँ पे क्या है 6, 7, 8, 5 है, तो 12 5 जा 60, ठीक है? इसलिए यहाँ पे 60 आ रहा है। अब इनको आपको इस तरह से जोड़ लेना है, ठीक है? इसी को कहा उन्होंने रूप गुणा। अब ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है, जहाँ-जहाँ उन्होंने ध्यातव्य बिंदु लिखी होगी ना, इसको आपको ज़रूर पढ़ना है। यहाँ-यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि उदाहरण में हमने 15 से गुणा किया तो 15 का पहाड़ा याद होना चाहिए, है ना? इसीलिए जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, तो हम उनको सबसे पहले टेबल लर्न करवाते हैं। ऐसा उन्होंने भी, भास्कराचार्य ने भी अपने ग्रंथ में बताया होगा कि इस तरह से गुणन करना है तो आपको कुछ अंकों का पहाड़ा जो है टेबल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? तो रूप गुणा आप लोग को समझ में आ गया कि रूप गुणा क्या होता है? जो रूप हमें दिख रहा है उसी रूप से गुणा करना। आगे बताएँगे कि स्थान गुणा को स्थान गुणा क्यों कहा, ठीक है? चलिए, अब देखिए ये स्थान गुणा। स्थान गुणा क्या होता है? स्थान का मतलब आप लोग समझते हैं ना, कहीं-कहीं आप लोग इसको प्लेस कहते हैं, प्लेस वैल्यू भी कहते हैं ना, स्थान का मान निकालते हैं। तो स्थान का मतलब वो किस प्लेस पर है, वंश पे है, टेंस पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से किस स्थान पर है वो, इसी को कहते हैं स्थान गुणा। तो अब यहाँ देखिए, ये एक नंबर ले लेते हैं 1243 को आपको मल्टीप्लाई करना है 46 से। ये जैसे मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ, आपको नहीं करना, आपको इस तरह से करना है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम्पल के लिए, ठीक है? इस तरह से आपको करना है, बस मैं यहाँ आपको करके दिखा रहा हूँ। बता रहा हूँ कि इन्होंने समझाया क्या है। तो जैसे 1243 को हमें मल्टीप्लाई करना है 46 से। अब तो स्थान का मतलब क्या होता है? तो 46 में 6 का प्लेस क्या है और 4 का प्लेस क्या है? ज़रा बताइए तो आप लोग मुझे, अगर चैट में अगर आप लोग मुझे सुन रहे हो तो। 46 में 6 का प्लेस क्या है और 40 का प्लेस क्या है? बताइए। पढ़ाया ना मैंने आपको इससे पहले के 3 सत्र में, मैं तो आपको ये वैल्यू ही बता रहा हूँ ना किस तरह से उन्होंने वैल्यू इसको रखा। तो 46 का अगर हम स्थान कर देंगे, तो स्थान इसका हो जाएगा ओके, बिल्कुल ठीक, है ना? तो 6 जो है वो यूनिट प्लेस। तो आप इसको ऐसा समझिए कि स्थान का मतलब होता है प्लेस। 6 किस पे है? तो वंस में है, तो वंस में ये 6 हो जाएगा और ये 4 की प्लेस वैल्यू क्या है? 40 है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अब स्थान का मतलब होता है कि आपको ये जिस प्लेस पर हो, उस प्लेस पे रख लेना। अगर यहाँ पे 146 होता, तो ये हो जाता 100 प्लस 40 प्लस 6, ठीक है? तो वहाँ पे अब आपको क्या करना है, 40 प्लस 6 कर लिया आपने, अब आपको क्या करना है, तो पहले आपको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है इस डिजिट में, उसके बाद 40 से मल्टीप्लाई कर देना है इस डिजिट में। फिर जो आंसर आएगा दोनों को जोड़ देना है। इसी को उन्होंने कहा स्थान गुणा। समझ में आया आप लोगों को? देखिए, मैं यहाँ पे भी साथ-साथ में बताता हूँ, यहाँ देखिए, 1 सेकंड कलर चेंज करते हैं। ये देखिए, पहले हमने क्या किया, इसका फैक्टर कर लिया, 40 प्लस 6 कर लिया। अब इस डिजिट में हमने 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, 49,720 है ना, 49,720। इसके बाद इस डिजिट में हमने 6 से करते ही ये हो गया 7,458। अब दोनों को जोड़ दिया, वो हमारा आंसर हो गया इक्वल टू 1443 मल्टीप्लाई बाय 46, वो आंसर इतना ही आएगा जितना हम 40 और 6 से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। ठीक है? ये सब आपको आता है, इसमें कुछ नया है नहीं कि मैं आपको नई चीज़ बता दूँगा, है ना? आपको हुँ, गुड। तो आपको ये आता है ना, तो आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा आ रहा है, हमें तो आता है। तो आपको ये इसी तरह से परीक्षा में भी लिखना है कि भास्कराचार्य ने उसको 5 प्रकार से किया, तो रूप का मतलब जो रूप दिख रहा है, बस उन्हीं से मल्टीप्लाई कर देना है। स्थान का मतलब होता है आपको उसका प्लेस, उसका वैल्यू निकाल लेना है, स्थानीय मान निकाल लेना है, उसके बाद स्थानीय मान से जो गुण्य है, उसमें गुणा कर देना है, फिर जो आंसर आएगा, उन दोनों को जोड़ लेना है। ठीक है? तो अब आपने ये भी समझ लिया, रूप समझ लिया और स्थान समझ लिया। 1 सेकंड हाँ, ये हम चल रहे हैं अभी यहाँ पे, ठीक है? ये रहा। तो हमने रूप समझ लिया और स्थान समझ लिया। इसके बाद आता है विभाग गुणा।
तो विभाग का मतलब ही समझ में आता है ना, विभाग आप लोग समझते हैं, विभाग को इसको इंग्लिश में आप लोग कहते हैं डिपार्टमेंट, है ना? तो विभाग का मतलब होता है अलग-अलग कर देना। जैसे किसी यूनिवर्सिटी में या किसी स्कूल में अलग-अलग डिपार्टमेंट बाँट देते हैं ना, वैसे यहाँ पे अलग-अलग डिपार्टमेंट कर देंगे। उस वो जो डिजिट है उसको अलग-अलग डिवाइड कर देंगे। जैसे कि अब एक ही एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं। जैसे कि 45 है, ये सारे श्लोकों में बताया गया लेकिन मैं आपको सीधे समझा दे रहा हूँ। 45 है, अब इसमें 98 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो 45 में 98 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि अब ये कह रहे हैं कि यहाँ देखिए, अब कह रहे हैं कि जैसे 45 को हम 5 से भाग देंगे, है ना? तो यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 1 सेकंड रुकिए ज़रा। देखिए, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ एक डिजिट है 45, तो इस 45 को इसका हमने एक फैक्टर निकाल लिया है कि 4 9 जा 45। इतना समझ में आया आपको? है ना? ये वाली जो डिजिट है इसको हमने कर लिया 4 9 जा 45। सॉरी 5 9 जा 45 है ना? 4 नहीं। तो ये हुआ। अब ऊपर वाले डिजिट को हमने विभाग कर लिया, मतलब इसके हमने अलग-अलग 2 अलग-अलग भाग में कर लिया। तो ये हो गया 5 और 9। अब ये कह रहे हैं कि ये जो 5 9 हुआ, तो 5 9 ये छोटा हो गया, है ना? 45 से 98 में मल्टीप्लाई करते तो बहुत लंबा हो जाता। तो ये कह रहे हैं कि अब 5 9 को इस तरह से 5 इंटू 9 इंटू 98 ऐसे करके भी हम विभाग करके भी गुणन आसानी से कर सकते हैं। ये एक मेथड उन्होंने बता दिया। समझ में आया आप लोगों को? है ना? अब आप इसको सरल विधि से कर सकते हैं। 9 से पहले 98 में कर लीजिए, 5 से 98 में कर लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए। समझ में आ गया? है ना? इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई बहुत जटिल नहीं है। तो विभाग का मतलब यही हुआ यहाँ पे, विभाग का मतलब जो जिस आपसे जिस नंबर से आप उसको मतलब जो जिस नंबर में आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उस नंबर को आप फैक्टर कर लीजिए, उसके अलग-अलग डिपार्ट कर दीजिए, उसके डिपार्टमेंट बना दीजिए। तो 45 को 5 9 जा 45 हुआ, तो एक बार 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 98 में, एक बार 9 से कर देंगे। तो आप इस इतने बड़े यहाँ लिखता हूँ मैं दोबारा से, ये देखिए, वो कह रहे हैं कि 49 में 45 में 98 से मल्टीप्लाई जो देना है, 45 में 98 से मल्टीप्लाई देना है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 5 इंटू 9 इंटू 98। ये है सिंपल सा, अगर मैं आपको बोलूँ, विभाग गुणा का मतलब, ठीक है? चलिए, इसके बाद आता है हमारा खंड गुणा। तो खंड का मतलब होता है फैक्टर। जैसे विभाग का मतलब था डिपार्टमेंट, वैसे ही खंड का मतलब हो जाता है फैक्टर, है ना? अलग-अलग फैक्टर कर देना। तब देखिए, यहाँ है कि द्विधा भवेत रूप विभागम एवं स्थानै पृथिग्वा गुणितः समेता, है ना? कि जैसे 2 अंकों वाली कोई संख्या को विभाग देना है, तो प्रथम खंड का विभाग तथा द्वितीय खंड का विभाग, मतलब 2 जो उसके अलग-अलग भाग हमने किए, उनको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, ये सारी विधि आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ कर के यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, इतनी लंबी विधि मैं पढ़ूँगा। अब देखिए, एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है कि 1 सेकंड, क्वेश्चन है हमारा ये 136, ठीक है? 1 सेकंड, यही क्वेश्चन है न इसी प्रकार, हाँ, ठीक है। तो 136 में हमें मल्टीप्लाई करना है 12 से, ठीक है? ध्यान से समझिएगा। 136 में हमें 12 से गुणा करना है ना? 136 में अगर हमें 12 से गुणा करना है, तो उन्होंने कहा कि खंड का मतलब होता है इसके खंड कर लो, फैक्टर कर लो, वही बात जो पहले कही थी। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 36 प्लस 6, ठीक है? अब 100 प्लस 36 प्लस 6 हो गया, तो अब क्या करेंगे, एक बार 12 में 100 से गुणा कर देंगे, एक बार 12 में 3 से, फिर एक बार 12 में 6 से करके फिर तीनों को जोड़ देंगे। अब यहाँ देखिए इन्होंने वही बात किया है कि 100 प्लस 30 प्लस 6 किया हमने, ठीक है? अब इसके बाद जो 12 था 12 से हमने कल मल्टीप्लाई कर दिया पहले 6 में, ठीक है?
72 आ गया। उसके बाद 12 से हमने कर लिया 30 में, 12 तिया 36 ये हो गया। इस तरह से 360 ठीक है। अब उसके बाद 12 से 100 में कर देंगे तो 12 वन जा 12 ये हो गया 1200। अब इसको आप जोड़ लेंगे तो आंसर इतना ही हो जाएगा। ठीक है? चलिए आगे। तो खंड गुणा में कोई अलग चीज़ नहीं हुई, वही जो पहले बात बताई थी, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि अलग-अलग खंड करके। यहाँ मैंने आपको शॉर्ट में थोड़ा-सा ये समझा ही दिया था, ठीक है? यहाँ वो चीज़ नहीं थी, उसी को इन्होंने आगे बता दिया। यहाँ तक क्या था कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ ये कह रहे हैं कि एक-एक फैक्टर में जिससे मल्टीप्लाई करना है, वो करके सबको जोड़ देना है। अब आ गया इष्ट। तो इष्ट समझते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चारों समझ में आया होगा, है ना? तो अब आ गया इष्ट। तो इष्ट के लिए आप ये समझिए कि इष्ट क्या होता है? सबसे पहले तो शब्द को ही समझिए। इष्ट क्या होता है? हाँ, तो इष्ट कहते हैं जैसे कि हम कहते हैं कि भाई हमारे इष्ट ये हैं, हमारे इष्ट ये हैं। तो अलग-अलग सबके इष्ट देवता होते हैं। आपने किसको अपना इष्ट मान लिया, तो ये इष्ट का मतलब यहाँ होता है आपको अपना कोई नंबर मान लेना है स्वयं से। फिर अपने आप से नंबर मान करके आप कैसे उसको आंसर निकालेंगे। अपना नंबर भी कैसे मानना है उसकी भी विधि बताते हैं। चलिए थोड़ा-सा यहाँ से इसको देखिए कि गुणक मतलब समझ से आता है ना जो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, संख्या को जोड़कर या घटा करके आप इष्ट ले लें। इष्ट का मतलब जो आपको सबसे ईज़ी लग रहा है। अगर आपको छोटा अगर आप लग रहा है मान लीजिए 135 में 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो गुणक क्या हुआ यहाँ पे? गुणक और गुण्य मैंने आपको 2 शब्द पहले बता दिए थे। गुणक का मतलब होता है जिससे मल्टीप्लाई किया जाए। सॉरी ये मल्टीप्लाई रहेगा, है ना? गुणक का मतलब होता है जिससे मल्टीप्लाई किया जाए। तो गुणक का मतलब 1 टू यहाँ पे गुणक है। अब ये कह रहे हैं इसमें आप अपना इष्ट ले लीजिए। इष्ट का मतलब हो गया भाई आपको लग रहा है आपको 11 का टेबल ईज़ी लगता है, तो आप इसको 11 प्लस 1 कर लीजिए। आपको आपको 10 का टेबल ईज़ी लगता है, तो आप इसको 10 प्लस 2 कर लीजिए। तो इष्ट का मतलब आप स्वयं से एक नंबर मान लेंगे। तो यहाँ स्वयं से नंबर मान लिए तो इसको ये कह रहे हैं कि 10 प्लस 2 कर लो, ठीक है? अब जब आपने इसको 10 प्लस 2 इसमें कर दिया, तो एक बार 135 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार 135 में 10 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देंगे। ये हो गया इष्ट गुणा। समझ में आया आप लोगों को? जैसे देखिए, इसको मैं एक बार यहाँ पे भी बता देता हूँ। जैसे कि 135 में 12 से गुणा करना है, तो हमने 12 में से 2 घटा करके 10 कर लिया, ठीक है? ऐसे कर लिया 10 प्लस 2 कर लिया, ठीक है? तो अब हमने 2 घटा करके 10 प्राप्त कर लिया ना, तो 2 को बाद में जोड़ भी देना। अब कह रहे हैं कि 135 में 10 से गुणा कर दो और फिर 135 में 2 से कर दो। तो दोनों जो आया 1350 और 270 को जोड़ दो, 1620 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यही है इष्ट गुणा। इष्ट और इष्ट या अभिष्ट। तो अभिष्ट के लिए उन्होंने इष्ट कहा। चलिए, तो इतना आप लोग को उम्मीद करता हूँ, इतना आप लोग को समझ में आया होगा। इसमें प्रश्न किस तरह से बन सकता है, ये भी मैंने आपको बताया था। एक बार और बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको आएगा लीलावती का परिचय देते हुए, है ना? तो उन्होंने गुणनखंड की जो 5 विधियाँ हैं, किसी भी 2 प्रकार से गुणा करके बताइए। या तो आप रूप गुणा कर सकते हैं या स्थान गुणा, उदाहरण सहित बताना होगा आपको। लीलावती का परिचय देते हुए रूप गुणा और स्थान गुणा को उदाहरण सहित बताइए। ठीक है? या विभाग गुणा या खंड गुणा को उदाहरण सहित बताइए। तो आप थोड़ा-सा लीलावती का परिचय दे देंगे, भास्कर का परिचय दे देंगे, लीलावती कब लिखी गई, वो बता देंगे। उसके बाद आप सीधे जो प्रश्न पूछा गया है, उस पे जाकर के 2 उदाहरणों के साथ उसको हल करेंगे। ठीक है? आप लोग को समझ में आ रहा है ना साथ-साथ में? ओके, चलिए धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। आगे इसकी अगले भाग में जाते हैं, तो अगला भाग जो है हमारा लीलावती में वर्गकरण ये ना हाँ, यही। लीलावती में वर्गकरण सूत्र समद्विघातः समन्वितो वा। वहाँ पे एक वर्ग करने का एक किस तरह से सूत्र बताया गया है। ठीक है, तो वर्ग बहुत आप लोगों ने पढ़ा है वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। तो जो इसके बेसिक नियम है मैं आपको वो बता देता हूँ। किस तरह से इन्होंने संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया और उसका क्या-क्या अर्थ है
और उन्होंने कौन-सी विधि अपने पुस्तक में बताई। तो सबसे पहले तो ये वर्ग का थोड़ा-सा इतिहास दे रहे हैं कि वर्ग होता क्या है? तो वर्ग शब्द वृजी धातु से बना है ना? वृजी धातु से घय प्रत्यय लगा कर के वर्ग बना है। वर्जन का अर्थ होता है वर्जित करना अर्थात जो औरों को पृथक करे, है ना? रोके। जैसे कि मैं बोलूँ कि हमारे देश में दूसरे देश के लोगों का प्रयोग वर्जित है ना? मतलब उनको रोका हुआ है। पहले उनको अपनी पहचान पत्र दिखानी होगी, आईडी दिखानी होगी, उसके बाद फिर उन उनकी एंट्री होगी। ठीक है? तो इस शाब्दिक अर्थ से ही वर्ग समुदाय के समूह, पंक्ति, अर्थ आदि अर्थ हुए। ऋग्वेद संहिता का अध्याय विभाजन 8 अष्टक 64 अध्याय और 2006 वर्ग में किया गया है। यहाँ वर्ग यद्यपि अध्याय की एक अंश को सूचित करता है, फिर भी वह वर्ग एक प्रकार के मंत्रों का पृथक समुदाय है ना? तो ऋग्वेद का 2 तरह से विभाजन है, एक मंडल क्रम और एक अष्टक क्रम, है ना? अष्टक क्रम जो है, अष्टक में इसलिए विभाजित 8 अष्टक बना दिए, फिर 8वाँ हर अष्टक में 8-8 अध्याय है ना? तो ये इस तरह से वर्ग यहाँ पे जो वर्ग का ही अष्टक जो है यहाँ पे वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए ये उदाहरण आपको दिया। अब ये कह रहे हैं गणित में वर्ग जो है, ये अलग-अलग अर्थ में हुआ है। समकोण, समचतुर्भुज, संख्यात्मक वर्ग, क्षेत्रफल संबंधी, मापविपक, सांख्यिकीय श्रेणी, श्रेणी और अयुग्म स्थान। अब इनको आप यहाँ सारा पढ़ लेंगे, कोई इसमें कुछ बहुत नई चीज़ नहीं है। कुछ उदाहरण भी यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये सब आप लोग जानते ही हैं, बस ये हो सकता है कि आपने इंग्लिश में पढ़ा हो, यहाँ पे हिंदी में, है ना? तो वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, समद्विबाहु समलंब क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ बस हिंदी में इनके नाम दे दिए गए हैं, ठीक है? आगे जाते हैं हम समद्विघातः कृति उच्यते, है ना? कि समद्विघात, ये कह रहे हैं कि इसका अर्थ है तुल्य 2 अंकों का गुणनफल जो है वो वर्ग कहलाता है। देखिए सम मतलब समान, द्विघात है ना? समान 2 घात करना मतलब 2 वर्ग करना, उसका 2 स्क्वायर करना, ये वर्ग कहलाता है। तो किसी भी सेम डिजिट का 5 इंटू 5 इसको हम इस तरह से लिख देंगे, यही वर्ग कहलाता है। यही बहुत पहले हजारों साल पहले भास्कराचार्य ने ये बात कही, ठीक है? तो समद्विघातः कृतिरुच्यते, कृति प्लस उच्यते, कृति मतलब करना, ठीक है? अब उदाहरण दे रहे हैं, तो इसमें उदाहरण में क्या है ये 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, ये सब आप लोग स्वयं से देख ही रहे हैं, ठीक है? कृति मतलब वर्ग, ओके। अब यहाँ इन्होंने उदाहरण बता दिया। तो वहाँ ये है अथास्थाप्य, अच्छा ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको एक बार पढ़िएगा स्वयं से। वर्ग की संस्कृत में परिभाषा किस तरह से दी गई है, वो यहाँ पे बताया है कि अथास्थाप्यो अन्त्यवर्गो द्विगुणान्यत्यग्निघ्नः स्वः सोपरिष्टाच्च तथा परे अंकास्तद्वान्त्यम् उत्सार्य पुनश्च राशिम्। अच्छा, ठीक है, राशि का मतलब तो अंक ही होता है, ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं शुरू से, है ना? तो इसको यहाँ पर बस मैं आपको एक ये सारा आप स्वयं से पढ़ लीजिएगा, जो चीज़ यहाँ पे बताई गई है, उसी चीज़ को यहाँ पे समझा दी गई है, ठीक है? जैसे कि हमें 32 का वर्ग करना है, तो ये एक ट्रिक बता रहे हैं कि 32 में 2 डिजिट है, एक 3 है, एक 3 और एक 2 है। 1 सेकंड, इसको इरेज़ करते हैं, अरे यार जाओ, है ना? तो 32 का वर्ग करना है, तो इसमें 2 डिजिट है, एक 3 है, एक 2 है, ठीक है? तो सर्वप्रथम 3 का वर्ग कर लेंगे, तो 3 3 जा 9 हो गया, है ना? अब अंतिम अंक 3 को द्विगुणित करने पर अंक 2 से उसका गुणा करके उसे अग्रिम स्थान पर रख लेते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आपने इसको 3 स्क्वायर कर लिया, 3 3 जा 9, अब ये जो आगे बचा इसको आप इसको इस तरह से कर देंगे 2 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है? जो यहाँ पे बात कही गई है। ये हो जाएगा 12, उसके बाद उसके आगे कहेंगे, उसके बाद 2 का स्क्वायर किस तरह से होगा, 2 गुणा 2 बराबर 4, इसको उसके भी आगे रख देंगे। अब इन संख्याओं को आप जोड़ देंगे, तो ये आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है? अब इसको इसको यहाँ देखिए, इसको ओहो! 1 सेकंड, इसको इस तरह से समझाया गया है, जैसे कि मान लीजिए 32 का करना है, तो 32 इंटू 32 हमें करना है। आप इसको इस तरह से रखिए, तभी आप इसको समझेंगे, ठीक है? 32 इंटू 32 अगर आपको करना है, तो आपको इस तरह से ही रखना पड़ेगा।
अब इस तरह से रखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 है, 32 है और 2 है ना? 3 है, 32 है, 2 है। अब इसको ये कह रहे हैं कि आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले आपको 3 स्क्वायर कर लेना है ना? फिर इसके बाद 3 इंटू 2 फिर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर 2 अपॉन 2 स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करते जाइए, 3 इंटू 2 6 इंटू 2 2 इंटू 2 अब 9 आ गया, 12 आ गया, 4 आ गया। अब इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक वैदिक गणित में मैंने आपको बताई थी, शायद आप लोग को याद हो या नहीं याद हो। तो वो इसके लिए पेन पेपर की ज़रूरत ना पड़े तो वो क्या करते हैं, ये जो डिजिट होती है ना, ये 1 वाली, तो जब कोई इस तरह से एक डिजिट आती है तो इस 1 को आगे बढ़ा देते हैं, है ना? ऐसे ही। तो ये हो गया 4 यहाँ से आ गया 2 और ये 1 एक आगे चला गया तो इसमें जुड़ गया तो ये हो गया 10 ठीक है? आप इसको इस विधि से करके देखिएगा, इसका एक और उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। वही है, बस फैक्टर ही है, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। बस इन्होंने क्या किया कि थोड़ा-सा एक पुरानी विधि है, उसको इन्होंने बता दिया कि अलग-अलग करके उसको जोड़ देना है। हम आजकल क्या करते हैं, हम सबको एक साथ में ही करते हैं, ठीक है? उसके बाद खंडद्वस्य अभिहितो तत्खंडवर्गे अतियुक्ता करते रहा। तो इसका अर्थ ये है कि जिस संख्या का वर्ग करना हो उसको 2 भाग में कर दें, उन दोनों को आपस में गुणा कर दें, फिर दोनों खंडों का वर्ग करके उसमें अभिष्ट जोड़ देने पर आंसर प्राप्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमें 17 का वर्ग करना है, 17 का वर्ग करना है तो आपको इसका फैक्टर कर दीजिए, जो आपको सबसे छोटा लगे। तो सबसे छोटा हो जाएगा ये हमारा 8 प्लस 9 इससे छोटा नहीं होगा। इससे एक छोटा करेंगे तो एक डिजिट बड़ा हो जाएगा। ठीक है? जैसे मान लीजिए आप 1 ले लेंगे तो दूसरा 16 हो जाएगा। तो 8 प्लस 9 हुआ। अब कह रहे इस प्रक्रिया के अनुसार दोनों खंडों का गुणा कर इसे द्विगुणित कर दें, है ना? इसको डबल कर देंगे, ठीक है? डबल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोनों खंडों का वर्ग करके उनका योग कर देंगे। तो एक बार 8 का स्क्वायर कर दिया, एक बार 9 का स्क्वायर कर दिया, तो 64 और 81 आ गया, ठीक है? अब 145 यहाँ पर आ गया। अब दोनों खंडों को द्विगुण गुणनफल में दोनों खंडों का वर्ग अगर जोड़ दिया जाए, है ना? पहले इनका इधर 145 और उधर आ गया, ये अगर -2 करके हमने इसको किया तो ये 144 आ गया। तो इसको दोनों को 144 और 145 को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमारा 17 स्क्वायर का आंसर होगा। थोड़ा-सा लंबा लग रहा है आपको, लेकिन पुराने समय में या आज के भी समय में भी कुछ लोगों को ये शॉर्ट लगेगा। ये जो मैथ्स है ना, वैदिक मैथमेटिक्स ये आपको बहुत इस तरफ ले जाती है कि आप इसको मेंटली कैलकुलेट कर लें, कागज की ज़रूरत ना पड़े। 45 इंटू फ़ोर्ट 45 इंटू 45 करने के लिए आपको कागज की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप इस तरह से 17 इंटू 17 करेंगे तो आपको कागज की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन आप 17 को इस तरह से कर लेंगे कि 2 से पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है? इस माइनस को हटाइए यहाँ से, ये माइनस नहीं है, ये माइनस बेसिकली यहाँ पर ऐसे निशान था वो हो गया। अब इसको करिए आप, फिर पहले इसको डबल कर लीजिए, है ना? तो आप अपने मन में कर सकते हैं, 2 इंटू 8 इंटू 9 ठीक है? उसके बाद 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ सकते हैं, फिर इस नंबर और इस नंबर को जोड़ सकते हैं। हो सकता है कभी थोड़े बड़े डिजिट आ जाए लेकिन शॉर्ट करने के लिए आपको ये आसान पड़ेगा। चलिए, इसके बाद एक और उदाहरण दिया गया, वो आप स्वयं से देख देख लेंगे। उसके बाद इस सूत्र का भी अर्थ देख लेते हैं। ये सूत्र कहता है कि स्टोन युग्राशिवधः कृति स्यादिष्टस्य वर्गे समन्वितो वा, है ना? इसका अर्थ है जिस संख्या का वर्ग करना हो उसमें जिसने गुणन में सुविधा हो, उस प्रकार इस इष्ट अंक को अलग-अलग करके घटा करके संख्याओं का फैक्टर प्राप्त कर देते हैं। देखिए, है क्या? वही चीज़ को थोड़ा-सा घुमा करके बोला। मान लीजिए हमें 16 का वर्ग ज्ञात करना है, तो 16 के लिए हम इसको कर देंगे 16 में इष्ट 4 जोड़ देंगे। इसको 16 को हम 20 के पास ले जाएँगे। अगर ये 14 होता तो हम इसको 10 के पास ले जाकर के वो कर देते कि अगर ये 14 होता तो हम 10 प्लस 4 कर देते, है ना? तो इसको हम 20 के पास ले जा रहे हैं, तो 20 के पास ले जाने के लिए हमें इसको 20 बना दे रहे हैं। तो 20 बनाने के लिए हमने इसमें 4 को जोड़ा, है ना? 4 को जोड़ने के लिए 16 में से 4 घटा देंगे तो हमें 12 प्राप्त होता है, ठीक है? अब इनको कर लेना है, इनका योग प्राप्त कर लेना है, तो 16 प्लस 4 बराबर 20 है ना? और 16 माइनस 4 बराबर 12।
अब इनको आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 20 में 12 से करेंगे तो 240 हो जाएगा, ठीक है? और 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब हमें क्या कर देना है, 240 में हमें ये 16 जोड़ देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। आई थिंक कोई कुछ कह सर, जो श्लोक आ रहे हैं बीच-बीच में वो समझ नहीं आ रहे। आपको श्लोक समझना भी नहीं है ना? आपको ये श्लोक समझना भी नहीं है और आपको ये श्लोक पूछा भी नहीं जाएगा। ऐसा नहीं पूछा जाएगा परीक्षा में कि इष्टो न युग्रास्य वधः कृतिः स्यादश्चस्य वर्गेण समन्वितो वा। आपको ये श्लोक देख कर के नहीं बोला जाएगा कि इसको आपको सॉल्यूशन करिए। आपको सीधे-सीधे परीक्षा में ये इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए, सामान्य प्रश्न पूछा जाएगा। ये है ना, तो आपको इस तरह से पूछा जाएगा कि लीलावती का परिचय देते हुए, है ना? समद्विघात को परिभाषित कीजिए। ये पूरा श्लोक नहीं दिया रहेगा आप लोगों को, ठीक है? तो आपको बस बताना पड़ेगा कि आपको किस तरह से उन्होंने समद्विघात किया। मैं आपको बता रहा हूँ ना, वही आपको याद रखना है, ठीक है? ये चारों श्लोक नहीं पूछा जाएगा। श्लोक पूछा भी जाएगा तो चलिए मैं आपको श्लोक का अर्थ भी बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि 3 आए थे इससे पहले, तीनों को एक-एक करके बता देता हूँ। कहाँ है? ये देखिए, खंडस खंडद्वयस्य अभिहितो, है ना? तो खंडद्वयस्यतो का मतलब होता है उसके 2 खंड करके, है ना? अभिहितो निघ्नि, उनको आपस में गुणा कर लेना है, ठीक है? तत्खंडस्य, तो फिर जो हमने वो जो खंड किया था उस खंड का वर्गे युक्त्वा कृतिर्वा, फिर उसको दोनों का वर्ग कर लेना है, दोनों खंडों का, है ना? कृतिर्वा, करके, कृति मतलब करके, है ना? तो फिर उसको आपस में जोड़ देना है। ठीक है? बाकी आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप इसको भास्कराचार्य से भी देख सकते हैं। उसके बाद ये है, इष्टोन युग्रास्य वधः कृतिः स्यादिष्टस्य वर्गे समन्वितो भव। तो इस सूत्र का अर्थ ये हुआ कि आपको एक इष्ट मतलब समझ में आया ना? इष्ट मतलब मैंने आपको पहले बताया था, इष्ट क्या होता है? इष्ट का मतलब आप स्वयं से जो आपको अभीष्ट लगे, जो आपको ईज़ी लगे। जैसे 16 को आपको ईज़ी लग रहा है कि भाई मैं इसको 20 के पास ले जा सकता हूँ, है ना? 20 करके फिर मैं आंसर निकाल सकता हूँ, ठीक है? तो इष्टे इष्टोन युग्रा शिवधः, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा इष्ट है ना? इष्ट अंक को पृथक-पृथक जोड़ और घटा प्राप्त करके संख्याओं का गुणन और उसमें गुणनफल का में इष्ट का वर्ग जोड़ देने से योगफल प्राप्त होता है। आप इसका इसका अर्थ यही समझिए। एक-एक शब्द का अर्थ मैं करा दूँगा, लेकिन वो शब्द का अर्थ फिर उसमें गणित परिभाषाएँ में आपको गणित में उसको जोड़ना पड़ेगा। आप इसको इस तरह से समझिए, ठीक है? तो इष्ट जैसे कि एक उदाहरण ले लिया हमने 16, तो 16 का हमने इसको 20 बनाना है तो हमने इसको एक बार प्लस 4 किया तो 20 बन गया। अब जो हमने इष्ट लिया था 4, इसको एक माइनस भी कर लेंगे तो वो 12 हो गया। अब 16 प्लस 4 बराबर 20 और 16 माइनस 4 बराबर 20। अब 20 और 12 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इन दोनों को, तो 240 हो गया, ठीक है? जो हमने इष्ट लिया था, देखिए यहाँ सारा खेल इष्ट का ही है। भई आपने 4 इष्ट लिया था ना, तो इसको एक बार जोड़ना, एक बार घटाना, एक बार इसको जोड़ेंगे, एक बार इसको घटाएँगे और एक बार इसको इसका वर्ग कर लेंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है अब? तो एक बार इस डिजिट में आपने इसको जोड़ दिया, एक डिजिट में इसको घटा दिया, फिर जोड़ के 12 आया, इस घटा के 12 आया, जोड़ के 20 आया, दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इसका स्क्वायर कर लिया, 4 चौक 16, फिर इस 240 में 16 जोड़ दिया, आपका आंसर आ गया। अब समझ में आ रहा है? चलिए, है ना? ठीक है। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आपको एकदम श्लोकों का अर्थ समझ में नहीं आना है, आपको इसको आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो आपको इष्ट होगा, उस अंक को पृथक-पृथक जोड़-घटा, एक बार जोड़ लेना है, एक बार घटा देना है, ठीक है? उसके बाद उन दोनों संख्याओं का गुणा कर लेना है, ठीक है? फिर जो इष्ट लिया था उसका वर्ग कर लेना है, फिर जो उत्तर आया था उसको इष्ट के वर्ग को जोड़ देना है, बस ये बात कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? आप ये अब आप लोग इतना सारांश कम से कम आप लोग पढ़ लीजिएगा, इतना मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि सारांश आप लोग पढ़ लेंगे। क्योंकि जितना भी ये सारांश लिखा होता है ना, यही आप लोगों को यहीं से आपको परीक्षा में लिखने के लिए सहायता मिलती है, ठीक है? सारांश ज़रूर आप स्वयं से पढ़िएगा। सारांश में मतलब पूरा उसका निचोड़ दिया रहता है, जितना भी यूनिट में हमने पढ़ा उसका पूरा निचोड़ सारांश में दिया रहता है, ठीक है?
मित्रों चलिए तो आगे हमने आज पढ़ लिया ये रहा। हमने आज पढ़ लिया, थोड़ा-सा बड़ा करता हूँ, वैदिक बीजगणित का परिचय देखा, ठीक है? इसके हमने ये सूत्र देख लिए, ये भी हमने देख लिया, गुणित समुच्चय देख लिया, गुणक समुच्चय ये सारे वही जो उसके भाग थे। उसके बाद हमने ये भी देख लिया, ठीक है? इसके बाद अब हम करेंगे भारतीय गणितज्ञों का बीजगणित में योगदान, ठीक है? अब हम इसको देखेंगे पार्ट 2 को, ये वाला। तो ये जो पार्ट है इसमें बिल्कुल भी मैथ्स के टर्म नहीं। इसमें खाली आपको ये बताया जाएगा कि भाई बीजगणित की उत्पत्ति कैसे हुई, वराहमिहिर क्या कहते हैं, भास्कराचार्य क्या कहते हैं, श्रीराम अभयंकर क्या कहते हैं, नीलकंठ सोमयाजी क्या कहते हैं, शिवा पिल्लई ये भी गणितज्ञ हैं क्या कहते हैं और महावीर जो है गणित सार संग्रह ये क्या कहते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम बीजगणित का थोड़ा-सा परिचय देख लेंगे। देखिए, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे, ये है इम्पोर्टेंट आपका, ठीक है? सबसे पहले ये बताते हैं कि बीजगणित की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये बीजगणित को मुख्यतः 3 भाग में बाँटा गया है, अंकगणित, रेखागणित और बीजगणित, ठीक है? अंकगणित आपको मैंने बताया, रेखागणित भी बताया, बीजगणित बता ही रहा हूँ आज। तो बीज का मतलब होता है कुछ मान, है ना? तो बीजगणित की परिभाषा ये कह रहे हैं कि प्राचीन भारतीय गणित डॉक्टर बी.एल. उपाध्याय कहते हैं कि अंकगणितीय नियमों का व्यापकीकरण अथवा संख्याओं के गुणधर्मों का मतलब उसके जो गुणधर्म है, उसमें अब जो हम मान ले लेते हैं, क, ख, ग उसकी जगह पे हम प्लेस कर देते हैं। ये जो अमूर्त है ना, जो हमें नहीं दिख रहा, जो हमें आंसर निकालना है उसको हमने क मान लिया। तो ये कर देना ही तरीका जो है ये जिस गणित में हो, जिस मैथ में हो उसको बीजगणित कहते हैं। बीजगणित का शाब्दिक अर्थ है जो मूल अक्षरों से सिद्ध होने वाला गणित हो। बीजगणित तब से ही यह स्पष्ट होता है कि इसमें बीज अर्थात अक्षरों की सहायता है। बीज मतलब डिजिट, डिजिट नहीं, बीज मतलब लेटर, है ना? वर्णमाला, वर्ण सहायता से गणितीय समस्याओं का हल निकाला जाता है। बीजगणित अर्थात वह गणित जिसमें बिना किसी अंक, है ना? तो बीज का मतलब डिजिट नहीं, बीज का मतलब लेटर। बिना किसी नंबर के लेटर प्लेस करके हम उसका आंसर निकालते हैं, उसको ही कहते हैं बीजगणित। अब बीजगणित में मल्टीप्लिकेशन भाग भी होता है, गुणा भी होता है, जोड़ भी होता है, घटा भी होता है। अब बीजगणित का पर्याय क्या होता है? ये अव्यक्त गणित बताया मैंने आपको, कुट्टक गणित भी बताया, इसके पुराने नाम है ना? अब अंकगणित और बीजगणित में भेद ये आप स्वयं से पढ़ लेंगे, यहाँ कोई ऐसा बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है कि अंकगणित क्या है, कुछ समझाने वाला है नहीं, है ना? पढ़ूँगा तो बस एक तरह से पढ़ना ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों में भेद क्या होता है, ठीक है? तो अंकगणित को पाटीगणित कहते हैं ना, व्यक्त गणित कहते हैं। व्यक्त का मतलब होता है जो हमें दिख रहा है। पाटीगणित पाटी क्यों कहते थे ये मैंने आपको कल बताया था। पाटी मतलब होता है स्लेट, है ना? पाटी मतलब स्लेट। तो सबसे पहले लीलावती वो जो भास्कर हैं, वो इसको लीलावती को अपनी बेटी को स्लेट पर पढ़ा रहे हैं ना, इसलिए उन्होंने नाम दिया पाटीगणित। ठीक है? और वेद में कहाँ-कहाँ मिलता है तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि ब्राह्मण ग्रंथों में, शुल्ब सूत्रों में ये सब वहाँ पे मिलता है ना? शुल्ब सूत्र में इस तरह का प्रयोग आया है क्योंकि उस समय शुल्ब सूत्रों में क्या होता था? यज्ञ वेदी निर्माण बताया जाता था। कौन-सा यज्ञ जो है, यज्ञ स्थान जहाँ पे यज्ञ होता है वो कैसा हो? इन सब के नियम वहाँ लिखे होते थे। ओके। उसके बाद एक जैन स्थानांग सूत्र का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। परिकम्मं वह राजो रज्जु राशि कलाल समन्वय है ना? इसमें ये प्राकृत भाषा में है, ठीक है? प्राकृत भाषा में इन्होंने एक उदाहरण दिया है, तो यावत तावत का मतलब सिंपल इक्वेशन है ना? ये सारा आप पढ़ लेंगे, इसमें कुछ मैथ वाला टर्म है नहीं। अब आ गया भारतीय गणितज्ञ। ये आपको प्रश्न एक्सपेक्टेड क्या होंगे मैं वो साथ में बता देता हूँ। प्रश्न एक्सपेक्टेड ये होगा बीजगणित के प्रादुर्भाव को बताते हुए, है ना? बीजगणित के प्रादुर्भाव को बताते हुए आपको ये पूछ लिया जाएगा, भारतीय बीजगणित के विषय में लिखिए। तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि बीजगणित कैसे प्रादुर्भाव हुआ, कैसे उत्पत्ति हुई। तो उस उत्पत्ति में आप लोग को यही वेद वाला थोड़ा-सा बता देना है, उसके बाद सूत्रों वाला, ब्राह्मण ग्रंथों वाला बता देना है। उसके बाद भारतीय गणितज्ञ कब से प्रारंभ हुआ? तो सबसे पहले आर्यभट्ट प्रथम ने जो है आर्यभट्टीय टीका आर्यभट्ट के समय में बीजगणित का ज्ञान था, ऐसा वो उल्लेख कर रहे हैं। ठीक है?
तो यावत तावत शब्द का बहुत प्रयोग मिलता है, मतलब जैसे-तैसे, है ना? बीज चतुष्टय मतलब यावत तावत, ठीक है? वर्ग-अवर्ग, घना-घन, है ना? वर्ग का वर्ग, घन का घन, ये सारे वहाँ पे शब्द मिलते हैं। यह प्राचीन भारतीय गणित के में भी ये एक श्लोक दिया हुआ है जिसका अर्थ है 2 पुष्पों की ज्ञात घन राशियों के अंतर को वस्तुओं की अज्ञात संख्याओं को अंतर से भाग दिया जाता है, फिर उस प्राप्त हुई लब्धि अज्ञात राशि के मूल्य से के बराबर हो जाती है ना? इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, समझ में आ रहा होगा आपको। इस वजह से हमें 2 चीज़ का उसका घन हमें पता है और जो हमें नहीं पत जो हमें ज्ञात करना है उससे उसको भाग दिया जाता है, फिर हमें आंसर प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ब्रह्मगुप्त ने लिखा, उसमें भी उन्होंने कुट्टक शब्द का प्रयोग किया है ना, कुट्टक शब्द का प्रयोग किया। तो आपको ये सब बता देना है कि कुट्टक का प्रयोग मिलता है। उसके बाद आगे आ जाइए, आगे इसमें कुछ ऐसा है नहीं। प्राचीन भारतीय गणित में ये श्लोक भी आया है ना, तो जैसे सूर्य नक्षत्रों को तेज को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार कुट्टक जो बीज गणित के प्रश्न हैं, मात्र से ज्योतिर्विदों की मुख्य कीर्ति नष्ट हो जाती है ना और जो ज्योतिर्विद कुट्टक के शतशः प्रश्नों को निकालना जानता है, वो तो उसका कहना ही क्या। मतलब कि अगर आपको अच्छा एस्ट्रोनॉमर बनना है ना? अच्छा ज्योतिषी बनना है, ज्योतिषज्ञ बनना है, तो आपको बीजगणित आना ही आना चाहिए। तो जिसको बीजगणित नहीं आता, फिर तो वो किसी तरह का ज्योतिष कर ही नहीं सकता, है ना? जिसको इस तरह के सवाल से अगर पसीना छूट जाए, तो समझो कि वो अच्छा ज्योतिषी नहीं है। ठीक है? चलिए, अब अरब और यूनान में भारतीय बीजगणित का क्या प्रभाव है, वो यहाँ पर बताया गया है। आप इसको पढ़ लेंगे, किस तरह से अलजब्र शब्द से अलजेब्रा आया, यहाँ कहीं होगा। ये देखिए, यहाँ अलजब्र शब्द है ना, अलजब्र में वहीं इसका मुकाबला एक फ़ारसी शब्द है, दोनों ही समानार्थक है और इसका अर्थ माना गया समीकरण, ठीक है? ये सब वहाँ आ जाएगा। अब उक्त बीजोपयोगीदम संक्षिप्तम गणितम किलम ये जो है भास्कराचार्य कह रहे हैं, बीज गणित जो उनका भाग है पुस्तक का उसमें ये कह रहे हैं कि बीज 4 प्रकार के और ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो ये 4 प्रकार के बीज होते हैं, ठीक है? आगे मतलब यूनानी बीज गणित और भारतीय प्रभाव को यहाँ पे बताया गया है। तो यूनानी बीजगणित के विषय में कहा गया है कि ये सारा इसमें देखिए दोस्तों इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ये सारी एक कहानी है, ठीक है? कि किस तरह से यूनान के बीज गणित का हम पे प्रभाव मतलब हमारे ग्रंथों से किस तरह से वहाँ शब्द गए, वहाँ के शब्द से किस तरह से इंग्लिश के शब्द बने, ठीक है? चलिए, इसके बाद बीजगणित की विधियाँ, तो शून्य सिद्धांत, है ना? शून्य सिद्धांत मतलब किस तरह से शून्य को रख कर के आंसर निकाला जाता था। समीकरण विधि, ये समीकरण विधि आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद लीनियर वगैरह है ना? रैखिक जो है, उसके बाद करणी विधि, कुट्टक में क्या है? कुट्टक का प्रयोग, कुट्टक तो उसका पर्यायवाची ही है। जैसे यहाँ पर एक ये दे रहे हैं खर प्लस कय बराबर प्लस माइनस बराबर ग, है ना? तो इस तरह का प्रयोग भी मिलता है। उसके बाद आगे आ जाइए वराहमिहिर। आपसे आपसे किसी एक आचार्य के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है? चलिए, आगे देख लेते हैं भारतीय गणितज्ञ वराहमिहिर, है ना? तो ये जो है एक पद्य के माध्यम से हमें उनके जीवन के विषय में पता चलता है जो कि निम्न प्रकार से सबसे पहले ये उनका जीवन परिचय बता दिया है कि इसमें ये पता चल रहा है कि देखिए श्लोक को तो मैं पढ़ दूँगा लेकिन इसमें आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, है ना? कि आदित्य दास तनयः तदवाप्त बोधः काम्पल्लिके सवितृलब्धवर प्रसादः, है ना? आवन्तिको मणिमतान्यलोके सम्यक् घोराम वराहमिहिरो रुचिराम चकार। वराहमिहिर जो है उत्पन्न हुए कब? कि वराहमिहिर ने अपने पिता आदित्य दास से ही सॉरी, ये कह रहे हैं कि एक इस तरह के उनका जो है अ, आदित्य दास मतलब आदित्य दास जो है वो उनके पिता हैं, है ना? और
पर वो गणित शास्त्र में बहुत अच्छे विद्वान थे। ये सब बातें यहाँ पे बताई गई है, ठीक है? उसके बाद ज्योतिराभरण सॉरी ज्योतिर्विदाभरण एक पुस्तक है, उसमें उन्होंने ये सब कुछ नाम गिनवाए जो कि बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पुराने जो है हमारे ये क्या कहते हैं आप लोगों ने भी सुना होगा कि विक्रमादित्य के 9 रत्न है ना? कि धन्वंतरी, क्षपणक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकरपर, कालिदास और वराहमिहिर और वररुचि ये सारे जो है उनकी सभा के नवरत्न माने जाते थे। ठीक है? अब वराहमिहिर की कृतियाँ, वराहमिहिर की कौन-कौन सी पुस्तकें हैं? तो वराहमिहिर की पुस्तक है जो प्रमुख 5 जो है पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, बृहत जातक, लघु जातक और वृद्ध विवाह पटल। ठीक है? इन 5 कृतियों के अलावा भी विद्वान देवज्ञ वल्लभा, योग यात्रा, समाज संहिता, लग्न वाराही ये भी कुछ इम्पोर्टेंट है। आपके जितने भी आचार्य लगे हुए हैं ना, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट वराहमिहिर है, आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से। ठीक है? क्यों? क्योंकि इनके बारे में सब कुछ मिलता है। इनके जन्म का पता है, इनकी पुस्तकों का पता है, पुस्तकों में इन्होंने नाम भी लिखा है, तो इसमें सब कुछ मिलता है। आपको इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो मिलेगा नहीं। ठीक है? अब यहाँ पे सबका एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दिया गया है, तो पंच सिद्धांतिका क्या है, मैं जल्दी-जल्दी कर देता हूँ, थोड़ा इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। जैसे इसमें 18 अध्याय हैं, है ना? 5 जैसे नाम से ही पता चल रहा है पंच सिद्धांतिका तो इसमें 5 सिद्धांत है, पितामह, वशिष्ठ, रोमक, पॉलिश, है ना? ये सारे सिद्धांत हैं, है ना? और सौर ये 5 सिद्धांत हैं, ठीक है? उसके बाद अलग-अलग पुस्तकें भी लिखी गई इनके आधार पे। बृहत संहिता सबसे इम्पोर्टेंट किताब है इनकी, जो कि 107 अध्याय है ना? इसमें जो है वास्तु विद्या वाला एक अध्याय है जिसमें 125 श्लोक है, ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। खगोल शास्त्र है, ग्रह गति है, मेघ है, भूकंप है, ये सब छोटे-छोटे, छोटे-छोटे चैप्टर्स वहाँ पे दिए हुए हैं। इसके बाद बृहत जातक। बृहत जातक होरा शास्त्र का है ना? ये शास्त्र एक विशिष्ट स्थान रखता है, इसमें भी 409 श्लोक में है और 28 अध्याय 409 ठीक है? होरा मतलब क्या होता है? होरा का मतलब ये होता है कि जो ज्योतिषी वगैरह जो लोग काम करते हैं, वो सारी चीज़ें होरा में आ जाती हैं, ठीक है? लघु जातक, बृहत जातक का ही छोटा भाई लघु जातक है ना? छोटा भाई तो नहीं मतलब उसका छोटा रूप लघु जातक है ना? इसमें भी 17 अध्याय 177 श्लोक मात्र हैं, ठीक है? इसमें थोड़ा-सा फलित विचार किया गया है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, इस तरह से फलित। इसमें क्या है बृहत जातक में नियम बताए गए, ठीक है? और इसमें जो है कुछ घटने पर उसका फल बताया गया है, ठीक है? उसके बाद वराहमिहिर का गणित में योगदान, क्या-क्या इन्होंने गणित से संबंधित लिखी पुस्तकें लिखी है, जो भी काम की चीज़ें लिखी है, वो सब आपको यहाँ पे पढ़ लेंगे। कुछ इसमें समझाने वाला मुझे इसमें मिला नहीं था, इसलिए मैंने इसको हाइलाइट किया नहीं है, ठीक है? भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको देखिएगा। कि इन्होंने अपने काल के विषय में बता दिया है कि ये जो है रसगुण पूर्णमहि ये कह रहे हैं कि इनका जो मेरा जन्म है 1036 इसमें हुआ इसमें मैं 36 साल की एज में मैंने सिद्धांत शिरोमणि लिखा। ठीक है? है ना? समझ में आ रहा है? तो शक संवत 1036 है तो ये ईस्वी में कन्वर्टेड हो जाएगा तो 1114 हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद मैंने आपको बोला ना वराहमिहिर एक ऐसे आचार्य जिन्होंने अपना सारा वर्णन किया, अपने बारे में सब कुछ परिचय दिया। सिद्धांत शिरोमणि आपने देख ही लिया, लीलावती हम पढ़ ही रहे हैं, ये मैंने आपको अंतिम लास्ट सेशन में बताया था कि प्रथम खंड पाटीगणित है, ग्रंथ का नाम लीलावती इन्होंने अपनी बेटी के नाम पे रखा है, ठीक है? बीजगणित, बीजगणित के विषय में भास्कर ने ब्रह्मगुप्त का अनुसरण किया है। ग्रह गणित एवं गोलाध्याय, कर्ण, कुतूहल ये सारा आप स्वयं से पढ़ लीजिएगा, सब में क्या-क्या है। जैसे कि ग्रह गणित इसमें सारे ग्रह से संबंधित किसका कौन-सा कौन ग्रह कैसे चलता है, किस-किस क्या स्पीड ये सब। कर्ण कुतूहल में इसमें वही कौन-सा ग्रह जो है उसका मान निकालना है, उसमें मान निकालते हैं, ठीक है? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण ये सारी विधि इसमें है। भास्कराचार्य का गणित में योगदान ये मैंने आपको भी बताया ही। सूत्र कुछ होगा तो मैं आपको बताता हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। इसी तरह से जैसे भारतीय गणितज्ञ में भास्कराचार्य हुए, ऐसे श्री राम अभ्यंकर भी है। इनकी शिक्षा 1951 में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी वहाँ से किया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से इन्होंने रिसर्च
लिया, 1952 में एमए किया, 1955 में हार्वर्ड गए, ठीक है? कुछ खास है नहीं इनका। इसके बाद नीलकंठ, सोमयाजी, शिवा पिल्लई और महावीराचार्य। इनमें महावीराचार्य बहुत इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में ज़रूर आप जानिएगा, ठीक है? तो इन सब के बारे में भी यहाँ पे वर्णन है। आपको इन सबको पढ़कर एक अपने लिए छोटे-छोटे नोट्स बना लेने चाहिए। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है ना भारतीय गणित का परिचय देते हुए जो कहते हैं वराहमिहिर के वराहमिहिर एवं उनके ग्रंथों का परिचय दीजिए। इस तरह से भी पूछा जा सकता है। इसी तरह से आपको नीलकंठ सोमयाजी इम्पोर्टेंट आचार्य हैं, शिवा पिल्लई और महावीर। तो महावीर तो ज़रूर पता होना चाहिए। उसके बाद नीलकंठ सोमयाजी भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है? इनके बारे में आप देख लेंगे, थोड़ा-थोड़ा यहाँ पे दिया ही होगा, बहुत ज़्यादा इन्होंने खुद भी नहीं दिया होगा। महावीर आचार्य ये एक जैन आचार्य थे, हैं? इनकी पुस्तक बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मैंने आपको अंतिम सेशन में बताया था, गणित सार संग्रह के बारे में हमने थोड़ा-सा पढ़ा था। कितने अध्याय हैं, क्या-क्या है? उसके बाद और कुछ है नहीं, तो यहाँ जो प्रश्न दिए हुए ना, इसी तरह के प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि ये देखिए, नीलकंठ सोमयाजी का भारतीय गणित में योगदान का उल्लेख कीजिए। तो अब इसमें आपको परीक्षा में ऐसे पूछते हैं कि भई भारतीय गणित का परिचय देते हुए नीलकंठ सोमयाजी का गणित में योगदान को प्रदर्शित कीजिए। ठीक है? इसी तरह से महावीर का भी पूछेंगे, बस इससे ज़्यादा कोई प्रश्न बनेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई गणित का वो सूत्र दे देंगे या गणित का कोई बहुत बड़ा सवाल दे देंगे जो आपको हल करके दिखाना होगा, ऐसा नहीं होता है।